अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जब हमने स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि इसके अंदर हम नेचर के अंदर पाई जाने वाली कुछ हैरानकुन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो इसी सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो है नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से ही बताएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या चीज ऐसी होती है जिससे हम कोई नई चीज हासिल करने की कोशिश करते हैं? तो हमारे पास जो साइंटिस्ट थे एम्पेयर और उसके बाद ऑर्स्टेड, इन लोगों ने हमें बताया था कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो कंडक्टर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब देखिएगा, फर्ज करें ये मेरे पास एक कंडक्टर है, जब इस कंडक्टर में से करंट पास होगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। यानी करंट का इस कंडक्टर के अंदर से पास होना मैग्नेटिक फील्ड का सबब बनता है। तो ये हमें ऑर्स्टेड और एम्पेयर ने बताया था। लेकिन इसके बीच स्टोरी के अंदर ट्विस्ट आता है और आते हैं माइकल फैराडे। माइकल फैराडे हमें बताते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड से भी आप करंट बना सकते हो। तो ये था वो ट्विस्ट जो कि बहुत हैरानकुन था लोगों के लिए। माइकल फैराडे ने जब इस चीज के बारे में बताया तो इसके बाद आते हैं जोसेफ हेनरी। जोसेफ हेनरी आके बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के तब्दील करने से करंट प्रोड्यूस होता है और उन्होंने एक्सपेरिमेंट से इस चीज को प्रूव कर दिया। तो जब माइकल फैराडे 1831 में 1831 में बता रहे थे कि कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो क्या होता है, तो इससे पहले जरा मैं आपको बता देता हूं कि माइकल फैराडे ने हमें बताया था कि जब किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और यही वजह बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली होता क्या है। प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू इट। के जनरेट करना, इंड्यूस करंट यानी करंट को इंड्यूस करना बाय चेंजिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को तब्दील करो तो आप करंट बना सकते हो। इससे पहले यह था कि जब कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से करंट बनता है। यानी माइकल फैराडे ने उल्ट निकाला था, जो हमें बताया था ऑर्स्टेड और एम्पेयर ने बताया था, उनका उल्ट, उनका रिवर्स करके बताया कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म या आप मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो तो मैग्नेटिक फील्ड के तब्दील करने से भी आप करंट बना सकते हो। तो यह थी बहुत बड़ी कामयाबी माइकल फैराडे की। माइकल फैराडे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और वो अपना काम जो है वो किस तरह से करते थे, उन्हें स्टडी कैसे की है ये बताता हूं मैं आपको। वो बुक्स की बाइंडिंग करते थे, जिल्दसाजी का काम करते थे और इसी दौरान वो बुक्स को स्टडी कर लेते थे और उन्होंने बहुत अहम तजर्बात किए। उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड के तब्दील करने से करंट बनाने का तरीकाकार हमें बताया। तो यह थी उनकी बहुत बड़ी कामयाबी। तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया। किसी सरफेस में से, किसी सरफेस एरिया में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का पास होना, यही कहलाता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे देखिएगा, हमने एक सरफेस रखी हुई है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होकर जा रही हैं और इसी तरह से एक सरफेस ये पड़ी हुई है। तो अब क्या होगा, अब जो एरिया हमने परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन रखा हुआ है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है और जो एरिया पैरेलल था तो उसमें से कम नंबर ऑफ लाइन पास हो रही हैं, या आप कह सकते हैं
कि उसमें से कोई लाइन पास नहीं हो रही। हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिएगा, हमने मॉडल तैयार किए हैं। तो ये था हमारा एरिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया के ऊपर क्या थी, परपेंडिकुलर थी। तो जिस वजह से सारी की सारी लाइंस इस एरिया के अंदर से पास हो गई हैं, इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है। और किसी यूनिट एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पास होना यह कहलाता है फ्लक्स। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, तो वैसे अब मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी यूनिट एरिया से पास हो जाना। कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है उतना फ्लक्स ज्यादा होता है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम एरिया में से पास होती है उतना उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वीक होता, आप कह सकते हैं। तो इस यूनिट एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। तो आप कह सकते हो इसका फ्लक्स 9 है, यानी 9 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही हैं। इसके इंस्टेड अगर हम इस एरिया की बात करें तो आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके ऊपर से गुजर रही है। पहले हमने एरिया इस तरह से रखा हुआ था। आप बताएं किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में सरफेस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो यकीनन आपका जवाब ये होगा कि इस सरफेस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स ज्यादा है, इसका फ्लक्स मैक्सिमम है। तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किसी सरफेस में से पास आउट होना, किसी सरफेस के अंदर से गुजर जाना, यही कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसके इंस्टेड अगर हम इस एरिया की बात करें तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके ऊपर से गुजर गई है, तो इसलिए आप कह सकते हैं इसका फ्लक्स क्या है, 0 है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का आपको बता रहा था कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस एरिया में से पास हुई जिससे इसका फ्लक्स बना। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया है कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होता है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक कॉइल है, इस कॉइल के नजदीक हम एक मैग्नेट को लेके आए हैं। तो हमें पता है कि एक बार मैग्नेट जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की जानब जाती हैं। तो देखिएगा जरा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जाएंगी। और इसके अंदर अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की जानब जाती हैं और इस तरह से ये अपना एक रीजन बना लेती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की जानब जाती हैं। तो अब अगर हमारे पास ये एक कॉइल है, ये एक हमारे पास कॉइल है, तो ये मेरे पास रहा मैग्नेट। अब कॉइल और मैग्नेट अगर स्टेशनरी है तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन माइकल फैराडे कहते हैं कि आप क्या करो, आप इस मैग्नेट को मूव करवाओ, तो जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तब्दील हो रही हैं। आप इसको आगे की जानब लेके जाते हो या पीछे की जानब मूव करते हो, तो दोनों सूरतों में मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही हैं, तो जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और इसको हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से देख सकते हैं। यहां पे भी देखिएगा कि ये हमने कॉइल रखी हुई है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर आप इस मैग्नेट को आगे की जानब मूव करवाते हो या पीछे की जानब मूव करवाते हो, तो दोनों सूरतों में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं। यानी आप देखिएगा ये हमने इससे अवे रखा हुआ है, यानी दूर रखा हुआ बार मैग्नेट कॉइल से, तो जिस वजह से कम नंबर ऑफ लाइन इसमें से पास हो रही हैं। और अगर इसकी बात करें तो इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन पास हो रही हैं, तो इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज ज्यादा आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन फ्लक्स आना इंड्यूस ईएमएफ पैदा करेगा, यानी अब इंड्यूस करंट पैदा होने वाला है।
तो अगर आप इस मैग्नेट का डिस्टेंस एक कॉइल से ज्यादा कर दोगे तो कम नंबर ऑफ लाइन पास होंगी, अगर आप इसके नजदीक कर दोगे तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइन पास होंगी। इसी तरह से अब अगर कॉइल और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन है तो आपने इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर ली, आपने वोल्टेज इंड्यूस कर लिए, आपने करंट बना लिया। तो ये था वो काम जो माइकल फैराडे करते हैं। तो अब देखिएगा फिर से, अब मैग्नेट को अगर मैं तेजी के साथ मूव करवाता हूं, स्पीड के साथ, तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स ज्यादा आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज ज्यादा आने वाला है, और जिसकी वजह से आप ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। इसी तरह से अगर कॉइल से डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया है तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होंगी, कम चेंज आएगा, कम इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। अगर आपने इसके नजदीक ले आए हो तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है, जिस वजह से चेंज इन फ्लक्स ज्यादा आएगा और ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। अब अगर आप मैग्नेट को इस तरह से कॉइल के नजदीक रख देते हो, यानी आपने स्टेशनरी कर दिया है, तो इस सूरत में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूसली मैग्नेट को मूव करवाना है। तो जब आप कंटिन्यूसली मैग्नेट को मूव करवाओगे, यानी कॉइल और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन रखोगे, तो करंट इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसी तरह से अगर आपने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा हुआ है और कॉइल को मूव करवा रहे हो, तो इस सूरत में भी क्या होगा, इस सूरत में भी इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज करंट इंड्यूस करने का बायस बनता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में तब्दीली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज इंड्यूस ईएमएफ का काज है। यानी इंड्यूस ईएमएफ जो हो जाती है वो किस वजह से हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज की वजह से हो रही है। और यहां पे एक हैरानकुन बात आपको बताता हूं, वो ये है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होनी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, यह वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हैरानकुन बात आपको यह बता दें कि अगर इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब करंट क्या होगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। लेकिन इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हमारे पास, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ जो है उसका फार्मूला ये होगा, यहां पे ईएमएफ इज इक्वल टू IR रहेगा आपके पास, यानी इंड्यूस ईएमएफ जो है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया है तो करंट क्या कर जाएगा, करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। इसी तरह से अगर आप करंट बढ़ाना चाहते हो तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या कर दिया आपने, कॉइल की कम कर दी है, तो इसका मतलब करंट उसमें क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो वैल्यू आपके पास इंड्यूस ईएमएफ की फिर भी क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट डिक्रीज होगा, इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टेंस कम होगी, करंट बढ़ेगा, ईएमएफ की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अब हम यहां पे आपको एक एक्सपेरिमेंट जो है इसके बारे में बताते हैं। अब अगर आपके पास एक यू शेप मैग्नेट है, अगर आपके पास एक यू शेप का मैग्नेट है, आप समझिएगा जरा कि अगर आपके पास इस तरह का मैग्नेट है, एक यू शेप मैग्नेट है, तो ये समझिएगा जरा कि यू शेप मैग्नेट है और इसके अंदर आपने एक कॉइल जो है उसको रख दिया इस तरह से, एक वायर को आपने इसके अंदर रख दिया है, तो क्या उसके अंदर करंट पैदा होगा? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करना है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम चेंज करेंगे तो ही इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है। तो इसका मतलब अगर एक कंडक्टर को, एक वायर को इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं, यू शेप मैग्नेट जिसका एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जाने मूव करके जा रही है और मैंने इस तरह से स्टेशनरी वायर रख दी है, तो इसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, कोई इसके अंदर करंट पैदा नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैंने इस वायर को मूव करवाया, अगर मैंने
इस वायर को मूव करवाया इस तरह से नॉर्थ से साउथ की जानब, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल मैंने वायर को मूव करवाया तो भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैंने एंटी पैरेलल मूव करवा दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तो भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस वायर को नीचे की जानब मूव करवाता हूं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज लेके आता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करवाता हूं, आप समझिएगा कि ये मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है और इसको यू शेप मैग्नेट के अंदर मैं ऐसे मूव करवाता हूं, तो ऐसे मूव करवाने से करंट इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और अगर मैंने इस वायर को डाउनवर्ड मूव करवाया है तो गैल्वेनोमीटर जो साथ हमने लगाया हुआ है जो हमें करंट के बारे में बताएगा, तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट हुई है। और इसी तरह से अगर इस वायर को मैं ऊपर की जानब मूव करवाता हूं तो अब भी मैंने चेंज इन फ्लक्स लाया है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज प्रोड्यूस किया है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आता है तो भी क्या होगा, तो भी इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जनरेट हो जाएगी, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो पैदा हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वायर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल मूव करवाया या एंटी पैरेलल मूव करवाया तो गैल्वेनोमीटर हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर आपने इस वायर को यू शेप मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करवा दिया, वायर को नीचे की जानब मूव करवा के या ऊपर की जानब मूव करवाया, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है। तो जिस वजह से अगर मैं नीचे की जानब मूव करवाता हूं तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो हमें डिफ्लेक्शन इस जानब देती है, राइट जानब। लेकिन अगर मैं इस वायर को ऊपर की जानब मूव करवाता हूं तो ये डायरेक्शन हमें किस जानब दे रही है, ये लेफ्ट की जानब दे रही है। तो जो हमें बता रही है कि करंट अब पहले से उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इससे पहले हम डीसी करंट की बात कर रहे थे, तो अब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, यानी करंट अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है बार बार। एक बार इस तरफ को नीडल डिफ्लेक्ट किया तो दूसरी बार इस तरफ को डिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज इंड्यूस ईएमएफ जो है उसको प्रोड्यूस करता है। ये हमने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर तब्दीली ले आओ, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। आप जैसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंजिंग लाना चाहो आप ले आओ, तो इससे हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो अब बात करते हैं फैराडेज लॉ की, कि फैराडेज का लॉ क्या स्टेट करता था। वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू इट। फैराडेज ने हमें स्टेट किया कि इंड्यूस ईएमएफ किसी सर्किट के अंदर जो प्रोड्यूस होती है या इंड्यूस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना फ्लक्स में ज्यादा चेंज आता है उतनी ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होती है। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाइव बाय डेल टी। ये डेल्टा फाइव जो है, ये डेल फाइव जो है, ये बेसिकली चेंज इन फ्लक्स है। तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंड्यूस ईएमएफ के है, तो आप फ्लक्स में ज्यादा चेंज लेके आओ तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स में ज्यादा चेंज कैसे आ सकता है, तो इसके लिए मैं एक फार्मूला लिख देता हूं आपको, याद रखिएगा इस फार्मूले को। मैग्नेटिक फ्लक्स बी इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब फ्लक्स में चेंज कैसे लेके आ सकते हो ज्यादा, आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। इसी तरह से आप एरिया को चेंज करके, एरिया ऑफ लूप चेंज करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको बढ़ा सकते हो, और कॉइल की ओरिएंटेशन को चेंज करके यानी थीटा चेंज करके भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसको बढ़ा सकते हो। तो फ्लक्स में जो चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। अगर आपने इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
ये हमारे पास है जी लूप, तो लूप का एरिया बढ़ाना पड़ेगा, आपको इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी, तो यानी थीटा चेंज करना पड़ेगा आपको, लूप का मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ज्यादा लाना पड़ेगा, तो आप ज्यादा ईएमएफ जो है वो इंड्यूस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि यहां पे n हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ लूप्स इन अ कॉइल, किसी कॉइल के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप होंगे उतनी ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ हो सकती है। इसी तरह से डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, यानी फ्लक्स में जो चेंज आता है वो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है। अब हम बात करते हैं कि फ्राडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो फ्राडे लॉ के मुताबिक अब क्या होने जा रहा है, यहां पे देखिएगा कि अगर एक मैग्नेट हमारे पास है, एक मैग्नेट को अगर मैं इस सोलेनॉइड जो हमने बनाया हुआ है और उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, तो अगर मैं इसकी जानब लेके जाता हूं, अगर मैं इसकी जानब लेके जाता हूं तो अब देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब निकलती हैं। तो अगर मैं इसको मैग्नेट को यहां पे स्टेशनरी रख दूं, तो मैग्नेट को स्टेशनरी रखने से कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, नो करंट इज इंड्यूस्ड व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी। बट अगर मैग्नेट को मैं सोलेनॉइड की जानब मूव करवाता हूं, तो जब मैग्नेट को सोलेनॉइड की जानब मूव करवा के लेके जाऊंगा, तो अब रिलेटिव मोशन होगी है इस कॉइल के या इस सोलेनॉइड और इस मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन है, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन में चेंज आ रहा है। तो जब मैग्नेटिक लाइन में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगी। इसी तरह से जब मैग्नेट को इसकी जानब लेके जाता हूं तो करंट की डायरेक्शन ये है, यानी राइट जानब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन हो रही है। इसी तरह से जब मैं इससे अवे लेके जाता हूं तो अवे ले जाने से गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आप देखिएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैग्नेट और कॉइल के दरमियान या सोलेनॉइड के दरमियान रिलेटिव मोशन होती है तो ही करंट पैदा होता है। अगर मैग्नेट या कॉइल स्टेशनरी है तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। और इसी तरह से अगर आप मैग्नेट को सोलेनॉइड के नजदीक लेके आ रहे हो, आप सोलेनॉइड की जानब मूव करवा के लेके आ रहे हो, तो इंड्यूस ईएमएफ जो पैदा हो रही है, इंड्यूस वोल्टेज जो पैदा हो रहा है, इंड्यूस करंट जो पैदा हो रहा है, उसकी डायरेक्शन, और अगर आप उससे वे लेके जा रहे हो तो उसकी डायरेक्शन आपके सामने है। अगर पहली दफा करंट की डायरेक्शन या गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो राइट जानब है, तो जब आप उससे अवे लेके जाते हो सोलेनॉइड से बार मैग्नेट को, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी अब वो लेफ्ट की जानब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी। और इंड्यूस ईएमएफ जो हो रही है, यानी इंड्यूस करंट जो पैदा हो रहा है, वो हमेशा मुखालफत करता है, अपोजिशन करता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। तो इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस ईएमएफ, कि इंड्यूस ईएमएफ जो है उसके फैक्टर के हैं। इंड्यूस ईएमएफ जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अब हम बात करते हैं ईएमएफ के जो फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस ईएमएफ जो है, ईएमएफ जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करती है स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेट, यानी मैग्नेट और कॉइल की मोशन जो रिलेटिव मोशन है। अब देखें इस तरह से कॉइल है और मैग्नेट को मैं ऐसे मूव करवा रहा हूं, तो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी, और अगर मैं मैग्नेट को ऐसे स्पीड के साथ मूव करवाता हूं तो इंड्यूस ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। तो यानी जितनी स्पीड से आप मैग्नेट को मूव करवाते हो या कॉइल को मूव करवाते हो, तो जितनी तेजी के साथ मूव करवाओगे उतनी ईएमएफ जो है वो ज्यादा इंड्यूस होगी। इसी तरह से नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, अगर कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा दो, यानी जस्ट लाइक जैसे सोलेनॉइड है, इसकी ज्यादा टर्न्स अगर हमारे पास हैं, इसी तरह से कॉइल है तो उसकी ज्यादा टर्न्स अगर हम बना लेते हैं, तो ज्यादा टर्न्स के बनाने से क्या होगा, ज्यादा टर्न्स के बनाने से इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ जाती है। इसी तरह से अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू कॉइल, कॉइल में से
गुजरने वाला करंट जो है अगर आप उसको बढ़ा दोगे तो तब भी ईएमएफ की वैल्यू जो है, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। यानी फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस ईएमएफ जो है वो हमारे पास हमने आपको बताया कि स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट, और नंबर 2 पे हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल और अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, यानी कॉइल में से गुजरने वाला करंट। तो इन वैल्यूज पे, इन चीजों पे ईएमएफ जो है वो डिपेंड करती है। यानी आप इंड्यूस ईएमएफ जो है उसको बढ़ा सकते हो किन मेथड से, ये हम आपको बता चुके हैं। तो आज हमने एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली होता क्या है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि आप ये समझें कि सांस आ रही है और आप जिंदा हैं, यानी सांस आता जाएगा, जैसे जैसे आपको सांस आएगी आप जिंदा रहेंगे। आप ऑक्सीजन जो है वो ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड आप खारिज कर रहे हो। तो इसी तरह से ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि आप रिलेटिव मोशन कॉइल और मैग्नेट के दरमियान बना रहे हो। तो ये वो काम था जिसका मैं आपको बता रहा था कि माइकल फैराडे ने किया। तो कहते हैं कि जोसेफ हेनरी जो था वो माइकल फैराडे से पहले इसके बारे में जान चुका था, लेकिन माइकल फैराडे जो थे वो बड़े ही तेज निकले, उन्होंने सबसे पहले इसको पब्लिश कर दिया और वो फेमस भी हो गए, और जिस वजह से माइकल फैराडे का नाम आज भी जाना जाता है। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।